हाय गाइस, आज की क्लास में हम टेंस सीखने वाले हैं जिसे हिंदी में काल कहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में भी स्टूडेंट्स को मुश्किल ही लगता है। टीचर तो इसे पढ़ा देते हैं लेकिन स्टूडेंट इसे समझने की बजाय रट्टा मारने लगते हैं। तो गाइज आज की क्लास में मेरा यही मोटिव रहेगा कि आप इसे अच्छी तरीके से समझें, ना कि रट्टा मारिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मधु एंड यू आर वाचिंग मधु विद इंग्लिश। पहले समझते हैं कि टेंस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है ना। तो गाइस, क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य या घटना के समय या फिर उसकी स्थिति को व्यक्त करता है उसे टेंस कहते हैं। या फिर मैं इसे सिंपल भाषा में बताऊं तो हमें टेंस से ही पता चलता है कि कोई काम हो गया है या हो रहा है या फिर होने वाला है ना। इसे हम टेंस कहते हैं। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस के कितने प्रकार है? जैसे कि आप सभी जानते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल जो बीत गया है, फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल जो होने वाला है ना, जो कल आने वाला है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो तीनों टेंस है ना, इन तीनों टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस का 4 भाग कौन कौन से हैं। और गाइस, इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आपको एक समझ में आ गया तो बाकी के ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा, आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला जो पार्ट है इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। इसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चित काल। इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित काल। अब देखते हैं किसे कहते हैं इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस में ये होता है ना कि इसमें समय निर्धारित नहीं होता है कि कोई काम कब से हो रहा है, कब तक होगा, इस तरीके की बातें नहीं होती। यानी कोई काम अनिश्चित होती है, समय निश्चित नहीं होता है, उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, है ना। अब इससे क्या पता चल रहा है, कब खेलता हूँ, कैसे खेलता हूँ, कब तक खेलता हूँ, है ना, या कब से खेल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यह सीधा सीधा कह रहा है कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है ना। इसे कहेंगे इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें होता है कि कोई काम जारी है ना, कोई काम चल रहा है। जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, इसमें क्या है कि फुटबॉल खेलने का जो काम है वो जारी है, वो अभी भी चल रहा है। मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। थर्ड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। इससे पता चलता है कि कोई काम पूरा हो चुका है, कोई काम है जो पूरा हो चुका है, वो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पता चलता है। जैसे कि मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं काम कर चुका हूँ। इसमें क्या है कि कोई काम था जो अब फिनिश हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है ना। जैसा कि आपने देखा मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, इसमें क्या हुआ, फुटबॉल खेलने का काम पूरा हो चुका है ना। लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें होता है कि कोई काम हो भी चुका है और जारी भी है, यानी कि थोड़ा काम हो चुका है और बाकी काम जारी है ना। कोई ऐसा काम जो भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में भी जारी है ना, और हो सकता है वो भविष्य में भी जारी रहे। तो ऐसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप कह रहे होंगे कि मैम मुझे ये तो समझ ही नहीं आया, तो कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। एग्जाम्पल देखिए क्या है, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। अब इसमें क्या हुआ, फुटबॉल उसने कब खेला, वो सुबह से खेल, यानी कि सुबह जो बीत चुका है, भूतकाल। मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, यानी कि मैं अभी भी खेल रहा हूँ, मैं तब भी खेल रहा था और अब भी खेल रहा हूँ, है ना। पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट में चल रहा है और हो सकता है कि ये फ्यूचर में भी चले, क्योंकि इसने ये नहीं बताया कि मैं फुटबॉल कब तक खेलूंगा, है ना। इसने सिर्फ ये कहा है कि मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। इससे क्या पता चलता है कि कोई काम जो भूतकाल में शुरू होकर पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में भी चल रहा है, जो वर्तमान में भी जारी है। इसी का एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं पिछले 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ।
अब ये क्या कर रहा है, 5 सालों से बोल रहा है, यानी कि वो अभी भी बोल रहा है और पहले भी बोलता था जो बीत चुका है, भूतकाल में भी बोलता था, है ना। हम पास्ट टेंस तो वही कहते हैं ना, जो समय बीत चुका होता है हम उसे पास्ट टेंस या हिंदी में भूतकाल कहते हैं। तो 5 सालों से वो बोल रहा है ना। वो पहले भी बोलता था और वो अब भी बोल रहा है, यानी कि कोई काम जो पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में भी चल रहा है, इसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइस, अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो बाकी का भी समझ में आ जाएगा। इसमें सिर्फ डिफरेंट यही है कि आपको प्रेजेंट की जगह पे पास्ट फ्यूचर ऐसे यूज करना है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पिताजी 3 भाई है, ठीक है, और उन तीनों भाइयों के 4 बेटे हैं। तो उनके बेटों ने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ अपने पिताजी का सरनेम अपने साथ जोड़ा हुआ है। सभी ने अपने पिताजी का सरनेम जोड़ा हुआ है ना। जैसे कि देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब नेक्स्ट होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें आपने देखा कि सभी का जो पार्ट है वो सेम है ना। सिर्फ इसमें चेंज हुआ है तो काल, कि कोई काम प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। तो गाइस, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इन तीनों टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। तो टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गया 12। ओके, तो इसे समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको एक समझ में आ गया तो आपको सभी के सभी समझ में आ जाएंगे। तो पहले हम जानते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए, अच्छी तरीके से अरेंज करने के लिए हमें इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे गाइस, सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट होता है व्यक्ति, कोई व्यक्ति, जैसे मैं, आप, सीता, राम, इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति। वर्ब होता है क्रिया, जैसे खेलना, खाना, पढ़ना, इसे हम वर्ब कहते हैं, जिसमें कोई काम हो। ऑब्जेक्ट होता है चीज, जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई, प्ले हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने यहाँ पे यूज किया है प्ले, खेलना हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, आई प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे समझते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये क्या होता है। तो गाइस, यहाँ पर जो प्ले है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसका जो सेकंड फॉर्म है ये हो जाएगा प्लेड, PLAYED, प्लेड, जिसे हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता था, यानी कि वो काम पास्ट में करता था जो बीत चुका है। मैं फुटबॉल खेलता था, आई प्लेड फुटबॉल, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ वर्ब की फॉर्म चेंज की गई है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ प्ले का प्लेड किया है, ठीक है, प्ले का प्लेड कर दिया। ये तो हो गए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम टेंस समझेंगे, ठीक है। अब हम शुरू से ही इन भागों को समझेंगे। तो पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट इसे समझेंगे, जो इंडेफिनिट वाले टेंस है, ठीक है, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी, ठीक है। इन सभी को मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, और इन सभी के 3 तरह के एग्जाम्पल मैं दूंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक एंड इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। और कुछ इसके रूल्स बताऊंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप ये सभी चीज़ें साथ साथ अपने नोटबुक और पेन में नोट करते हुए चलिए, ताकि आपको बाद में रिवाइज करना हो तो आप आराम से रिवाइज कर सकें। अब देखते हैं हम सकारात्मक सेंटेंसेस। मैं किताबें पढ़ता हूँ, आई रीड बुक्स। यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, रीड हमारा वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड, बुक्स हो गया ऑब्जेक्ट, मैं किताबें पढ़ता हूँ। अब इसी का मैं नेगेटिव बताती हूँ।
मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड बुक्स। अब यहाँ पे डू नॉट क्यों आया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। और नेक्स्ट है, क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ? डू आई रीड बुक? क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ? यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी वाक्य जब क्या, कब, कहाँ, कैसे और क्यों से शुरू होता हो तो सब्जेक्ट के पहले डू डज का यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपने देखा, क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डू आई रीड बुक। तो यहाँ पे क्या है, आई के पहले यानी सब्जेक्ट के पहले हमने डू यूज किया है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने डू ही यूज क्यों किया है, डज यहाँ पे यूज हमने क्यों नहीं किया। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि यहाँ पर हमने डू का ही यूज क्यों किया, डज क्यों नहीं। तो गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट एक्सेट्रा, इन सभी के साथ हम डज का यूज करते हैं, है ना। और डू का यूज हम करते हैं प्लूरल के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे, ये हम प्लूरल हो जाएगा। ये प्लूरल है तो इसके साथ हम डू का यूज करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर यूज किया था। मैंने आपको बताया था ना कि बाद में बताऊंगी। मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, तो आई डू नॉट रीड बुक्स। आई के साथ हमने यहाँ पे डू नॉट यूज किया है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं, जैसे कि वह पढ़ता है, ही रीड्स, हमने रीड के साथ में एस लगाया है। वह जाती है, शी गोज, है ना। ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस वर्ब के साथ जोड़ेंगे। ओके। रूल नंबर 1, जब भी कोई वाक्य हु से शुरू होता है तो उसके डू या डज का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि स्कूल कौन जाता है, हु गोज टू स्कूल, हु गोज टू स्कूल। शोर कौन मचाता है, हु मेक्स अ नॉइज, शोर कौन मचाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ये हु से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर डू या डज का यूज हमने नहीं किया है। ओके। रूल नंबर 2, कभी भी वाक्य में डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो मेन वर्ब में से एस या ई एस हटा दिया जाता है। अब मेन वर्ब क्या आता है, जैसा खाना, नहाना, खेलना, ये सारे काम क्या होता है, मेन वर्ब। जैसे प्ले, रीड, है ना, बात, ये हो गए हमारे वर्ब। इसमें से हम एस या ई एस हटा देंगे अगर हम डू और डज को हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं तो। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हुआ। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें गाइस, कोई ऐसा काम जो हो चुका है, खत्म हो चुका, ये हमेशा उसके बारे में ही बात करता है जो बीत चुका है। इसमें भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हुए चलेंगे, है ना, और साथ ही साथ में एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। रूल नंबर 1 है, यहाँ पर सकारात्मक वाक्यों में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होगी। जैसे कि तुम हिंदी बोलते थे, तुम हिंदी बोलते थे, यू स्पोक हिंदी। सब्जेक्ट यहाँ पे यू हो गया, स्पीक का सेकंड फॉर्म होता है स्पोक, तो हमने बताया आपको कि वर्ब का सेकंड फॉर्म इसमें यूज करेंगे तो स्पीक बन गया स्पोक, और हिंदी हो गया ऑब्जेक्ट, तुम हिंदी बोलते थे। इसी का नेगेटिव देखते हैं, तुम हिंदी नहीं बोलते थे, यू डिड नॉट स्पीक हिंदी, यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें हमेशा डिड का ही यूज करना होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल, हम डिड का ही यूज करते हैं। ओके। और वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगा, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने ये जो डिड है ना, ये ऑलरेडी डू का सेकंड फॉर्म है, डू का सेकंड फॉर्म डिड है। ओके। और ये पास्ट है तो यहाँ पे डिड लगाया तो यहाँ पे हम स्पीक लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज नहीं होती है। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट जुड़ता है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव, क्या तुम हिंदी बोलते थे, डिड यू स्पीक हिंदी।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने डिड यूज किया। जो प्रेजेंट टेंस था उसमें हम डू या डज का यूज कर रहे थे अभी तक, लेकिन ये पास्ट है और जैसे कि मैंने बताया कि पास्ट टेंस में हम डिड का ही यूज करेंगे। तो डिड यू स्पीक, स्पीक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगेन सेम कंडीशन, यहाँ पे डिड यूज किया है, ठीक है, ये ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है डू का, तो यहाँ पे हम स्पीक लिखेंगे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। डिड यू स्पीक हिंदी। नेक्स्ट है, अब हम रूल नंबर 3 देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में डिड सब्जेक्ट के पहले होगा, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा, डिड यू स्पीक हिंदी, यू के पहले हमने डिड यूज किया जो कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले डिड लगाया है। और रूल नंबर 4, हु से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में डिड का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि कॉलेज कौन गया, हु वेंट कॉलेज, यहाँ पे हमने डू या डज का यूज नहीं किया है, ना हमने डिड यूज लगाया। यहाँ पे सीधा सीधा गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म का यूज किया है। कौन गया, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, हु वेंट कॉलेज। यहाँ पर डिड नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि हु का यूज किया है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी खत्म हुआ। ओके, अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इसके बनाने के क्या रूल्स और रेगुलेशंस है। जो फ्यूचर टेंस होता है ना, ये हमेशा भविष्य में होने वाले काम को इंडिकेट करता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल देखिए, आप अंग्रेजी बोलोगे, यानी कि आप अभी बोलते नहीं हो, आप भविष्य में बोलोगे, आप अंग्रेजी बोलोगे। यू विल स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के रूप में विल यूज करना है, यू विल स्पीक इंग्लिश, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, नेगेटिव देखते हैं इसी का, आप अंग्रेजी नहीं बोलोगे, यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट का यूज किया है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोलोगे। इंटरोगेटिव में देखते हैं, क्या तुम हिंदी बोलोगे, विल यू स्पीक हिंदी। तो गाइस यहाँ पे आपने देखा कि इसका शुरुआत हमने विल से किया है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंसेस का शुरुआत किया है, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा विल को सब्जेक्ट के पहले यूज करेंगे। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, कंटिन्यूअस टेंस जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा काम जो चल रहा है, यानी कि प्रेजेंट में भी जारी है ना। जैसे कि मैं कहती हूँ मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, ठीक है, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, रहा हूँ, यानी कोई काम जो प्रेजेंट में चल रहा है, मैं खा रहा हूँ। और ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अगर मैं ये कहूँ कि कल मैं खा रहा था, यानी कि मैं कल खा रहा था, मैं कल पी रहा था, यानी कोई काम जो बीते कल में हो चुका है, ठीक है, कोई काम जो बीते कल में हो चुका है, उसे हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी सेंटेंसेस को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे तो वो कैसे बनेगा कि कल मैं खा रहा हूँगा, या फिर कल मैं पी रहा हूँगा, यानी आने वाले कल में मैं ये काम कर रहा हूँगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस टेंस। तीनों में एक ही चीज सिमिलर है, वो ये है कि इन तीनों काल में कोई काम चल रहा होगा, ठीक है, कोई काम जारी होगा, इसे हम कहेंगे कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि आपको पता है कि कोई काम चल रहा है, तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी, कुछ रूल्स बताऊंगी, इंपॉर्टेंट रूल्स, जिसे फॉलो करके आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, और क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। ये तीन सेंटेंसेस है, एक सेंटेंसेस हमारा अफर्मेटिव का है, एक हमारा नेगेटिव का है कि मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, और एक सेंटेंसेस हमारा इंटेरोगेटिव का है कि क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए कि इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही आसान है। लेकिन अगर हम इसे ट्रांसलेट करने के रूल्स भी समझ ले तो इसे बनाना और भी आसान हो जाएगा।
तो इस टेंस का रूल नंबर 1 होगा वो ये होगा कि इसमें हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म अब क्या होती है, यानी वर्ब के साथ हम ing का यूज करेंगे। जैसे एक वर्ब हो गया हमारा ड्रिंक, और इसको हम ड्रिंक के साथ ing जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा ड्रिंकिंग। ईटिंग, इसमें भी देखिए ing हमने यूज किया, ईट मतलब खाना और ईटिंग मीन्स खा रहा हूँ, है ना। डांसिंग, इस तरीके से। अब इसमें ना वर्ब के साथ सबके साथ ही ing लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो या फ्यूचर के हो, है ना। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही हमें यूज करना है। इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा इच एम आर का यूज करेंगे और प्लस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब हम ये देखते हैं कि हमें इच कहाँ पे लगाना है, आर कहाँ पे लगाना है और एम कहाँ पे लगाना है। तो गाइस एम का तो पता है कि एम सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है, ये इकलौता है जो आई के अलावा किसी और के साथ यूज नहीं होता है ना। और आर का यूज हम करेंगे वी यू दे, यानी प्लूरल के साथ हम करेंगे आर का यूज, और सिंगुलर नाउन के साथ हम करेंगे इज का यूज। जैसे ही, शी, इट, ही इज बॉय, शी इज गर्ल, है ना। ही, शी, इन सभी के साथ हम इज का यूज करेंगे। यू आर इंटेलिजेंट, तो हमने यहाँ पे देखा कि यू आर इंटेलिजेंट, यू के साथ हमने आर का यूज किया है। आई एम स्टूडेंट, आई के साथ यहाँ पे हमने एम का यूज किया है। तो गाइस इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इज एम आर का यूज कहाँ करना है ना। अब हम देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हमारा क्या है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर के बाद हमेशा नॉट का ही यूज होगा। ओके। और रूल नंबर 4, इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के पहले हम इज एम आर लगाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन मार्क होगा ना कि क्या मैं ये काम कर रहा हूँ, तो इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और हमारा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, इज एम आर। ओके। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हो गया आई। ओके। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करेंगे, तो एम हमारा यहाँ पे हो गया क्या, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हमने यूज किया है वर्ब। वर्ब यहाँ पे क्या हो गया, प्ले के साथ हमने आई एन जी का यूज किया है और ये बन गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके। उसके बाद फुटबॉल जो कि ऑब्जेक्ट है। ओके। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब नेक्स्ट देखिए इसी का नेगेटिव में, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। जैसे कि मैंने आपको बताया था रूल नंबर 3 में कि हमेशा एम के बाद नॉट यूज होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट यूज करेंगे। ओके। सिर्फ यही डिफरेंट, हमने यहाँ पे सिर्फ नॉट यूज किया है ना, सारा चीज सेम है, सिर्फ नॉट लगा दिया हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद में। अब इंटरोगेटिव में सेम सेंटेंसेस लेते हैं, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो रूल नंबर 4 जैसे कि आपने देखा कि हम इसकी शुरुआत इज एम आर से ही करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। यहाँ पर आई के साथ हम एम यूज करेंगे, तो एम आई प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग फुटबॉल। तो गाइस यहाँ पे हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट। ओके। अब हम मूव करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें भी हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ नियम, ओके, जो जरूरी होगा, कुछ हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी देखकर समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा कि कोई काम जो चल रहा था यानी कि खत्म हो गया, पास्ट में वो खत्म हो गया और आप पास्ट की बात प्रेजेंट में कर रहे हैं। जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रहा था, फुटबॉल आप कल खेल रहे थे, लेकिन आज आप किसी को बता रहे हैं कि मैं कल फुटबॉल खेल रहा था, है ना। तो ये क्या हुआ, कोई काम जो पास्ट में चल रहा था, है ना। और इसे भी हम 3 तरीके से बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ओके। रूल्स देखते हैं पहले, इसमें भी हम सेम रूल यूज करेंगे, वर्ब के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे। ओके। फर्स्ट 2 होगा कि हम यहाँ पे वाज और वर्ब का यूज करने वाले हैं, और वाज किसके साथ यूज होगा और वर्ब किसके साथ यूज होगा, पहले हम ये देखते हैं। तो गाइस वाज का यूज होगा सिंगुलर नाउन के साथ, ओके, और प्लूरल के साथ हम वर्ब यूज करेंगे। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। ओके। जैसे कि मैंने आपको पहले ही भी बता रखा है कई बार कि क्या सिंगुलर होता है और क्या प्लूरल होता है ना।
तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे इज, एम, आर, और हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे वाज एंड वर। सिर्फ यही डिफरेंट होगा गाइस कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, एंड रूल नंबर 3 होगा कि नेगेटिव सेंटेंसेस में वाज वर के बाद नॉट लगाएंगे। ओके, सेम कंडीशन, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। एंड रूल नंबर हमारा 4th होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा सेंटेंसेस की शुरुआत वाज एंड वर से करेंगे, यानी कि उसका यूज सब्जेक्ट के पहले होगा। ओके, अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो क्या हो गया, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ओके, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया है वॉज। ओके, आई के साथ वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्ले बन गया प्लेइंग, एंड फुटबॉल हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस में वाक्य के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरीके से ये आ रहा है ना। तो मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगाया है, नॉट, जैसे कि हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। बिल्कुल सब चीज़ सेम है गाइस, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। आप सिर्फ फोकस करके एक बार पढ़ कर दे। आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये हो गया हमारा नेगेटिव। एंड इंटरोगेटिव होगा, क्या मैं फुटबॉल खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल। जैसे कि रूल नंबर 4 में हमने देखा कि इसकी शुरुआत हमें हमेशा वॉज वर से करना है, और इसका यूज सब्जेक्ट के पहले करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा वॉज का यूज हमने सब्जेक्ट के पहले किया, वॉज, फिर हमने सब्जेक्ट आई लगाया है। ओके गाइस, तो गाइस इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम मूव करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे। ओके, एंड उसे बनाने का क्या रूल होगा सेंटेंसेस का, हम वो सीखेंगे। तो पहले तो ये समझते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो के शुरुआत में, कोई काम जो आप फ्यूचर में कर रहे होंगे, जैसे कि मैं खा रहा हूँगा, आप खाना अभी नहीं खा रहे हो, बता रहे हैं कि मैं कल खा रहा हूँगा, है ना, फ्यूचर में। इस तरीके के सेंटेंसेस हम देखने वाले हैं। पहले इसके हम रूल्स देख लेते हैं, है ना। रूल नंबर 1, सिंगुलर और प्लूरल के साथ में विल वी का प्रयोग होगा। ठीक है, यानी कि कोई मैटर नहीं करता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल, हम सभी के साथ विल वी का यूज करेंगे। ओके, एंड रूल नंबर 2, नेगेटिव वाक्यों में वी से पहले नॉट लगेगा। जैसे कि शी विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज, यानी कि वो कॉलेज नहीं जा रही होगी। शी विल नॉट बी गोइंग टू कॉलेज, यहाँ पे आपने देखा कि मैंने नॉट के बाद बी का यूज किया है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया शी विल, बीच में हमने नॉट लगाया, फिर बी लगाया, है ना, गोइंग टू कॉलेज। रूल नंबर 3, इंटरोगेटिव में सेंटेंसेस की शुरुआत विल से होगा। ओके, सेम कंडीशन, सब्जेक्ट के पहले हम विल का यूज करेंगे और इसकी शुरुआत विल से ही होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब से होगा। अब हम एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करते हैं रूल के अकॉर्डिंग एंड रूल को यूज करके। ओके, जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रहा होऊंगा, है ना, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे भी आपने देखा आई, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा, आई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, विल भी हो गया हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब की 4th फॉर्म हमने यूज किया है, एंड फुटबॉल, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। ओके, विल बी के बीच में हमने नॉट यूज किया है। क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे विल को हमने यूज किया है ठीक सब्जेक्ट के पहले। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है।